हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं 13 सितंबर को हमारा बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो कुछ सीमित डेज ही रह गए हैं, हमारे पास कुछ सीमित दिन रह गए हैं हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग। अब हम लोग क्या करें, कैसे ऐसे करें कि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो पाए। तो जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो जनरली जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं या फिर जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको साइंस वाले पोर्शन में काफी इश्यू आता है। और अगर मैं बात करूं आप प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। तो सोचिए बीपीएससी है तो एक कंपटीशन एग्जाम ही, और साइंस से सबको डर लग रहा है। तो इन केस अगर साइंस में आपने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो इस कंपटीशन एग्जाम में आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स मिल जाएंगे। और अगर ये कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स आपको मिल गए तो चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई हो जाए। अल्टीमेटली है तो ये कंपटीशन एग्जाम ही ना, और इस कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा परफॉर्म हम तब करेंगे जब जो डिफिकल्ट चीज है हमारा कॉम्पिटिटर छोड़ के जा रहा है, हम उसको बेटर तरीके से करें। सेकेंडली, साइंस क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें फिजिक्स है, इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन भी है। बट ये एक लिमिटेड पोर्शन है जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। अब कुछ जो डेज बचे हैं, आपने देखा होगा बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन की जो रिपीटेशन है वो काफी ज्यादा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साइंस के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी ने अपने लास्ट 5 ईयर में पूछे हैं। क्या पता सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई। अगर किस्मत थोड़ी कम अच्छी हुई तो क्या पता सेम थीम से कुछ टूट जाए। तो हम ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन का हम 360 डिग्री एनालिसिस करें, जहां पे हम थीम को पकड़े, जहां हम उस आंसर को पकड़े और बेटर हमारा अप्रोच कर पाए जनरल साइंस को। अभी टाइम कब बचा है, तो हम टाइम वेस्ट ना करके सीधा जंप करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बीपीएससी ने पूछे हैं। हमारे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इनमें से किन किन में 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किन किन में 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है, और 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स IoT, दूसरा है एज कंप्यूटिंग, और तीसरा है नेटवर्क स्लाइसिंग। अब हाँ, सबको पता है आजकल मोस्ट ऑफ जो स्मार्टफोन आते हैं वो 5G नेटवर्क वाले होते हैं। 5G से पहले हमारे पास 4G था, फिर 3, उससे पहले 3G था, उससे पहले 2G था, फिर 1G था। 5G क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? नहीं, बहुत डेवलप्ड नेशन अब 6G पे भी जा चुके हैं। तो 5G में ऐसा क्या है और 4G में नहीं है? 5G जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा फास्ट होता है। वो आपको गारंटी देता है कि 1 GB पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 GB पर सेकेंड आपको स्पीड की गारंटी देता है। साथ ही साथ 5G के अंदर लेटेंसी बहुत कम होती है। लेटेंसी मतलब क्या, कि मैंने अभी बोला और तुरंत आपने सुन लिया। मैंने आपको कुछ बोला, उसके बीच में कुछ मिली सेकेंड्स का गैप है, उसको कहते हैं लेटेंसी। तो 5G के अंदर जो लेटेंसी है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू 4G। तो 5G अब कहां यूज होगा, वहां यूज होगा जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है? हाई स्पीड इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। कहां है? IoT। किसमें है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या लिखा हुआ है यहां पे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब कोई फिजिकल वस्तु है, उसको मैंने कहां डिस्प्लेस कर दिया? इंटरनेट पे। आधे बच्चों का दिमाग खराब हो गया होगा, सर क्या बोल रहे हो। IoT को बच्चों सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैं अपने फोन से अपना फ्रिज कंट्रोल कर पाऊं, अपना AC कंट्रोल कर पाऊं, मेरे घर पे पहुंचने से पहले कार के अंदर बटन दबाऊं, मेरे घर का रूम का AC ऑन हो जाए, मेरे घर पे पहुंचने से पहले मैं बटन दबाऊं और मेरा फ्रिज ऑन हो जाए। तो मेरी जो फिजिकल चीजें हैं, जो मेरे फिजिकल अप्लायंस हैं, उनको मैं किससे कंट्रोल कर रहा हूं? मैं इंटरनेट से। दैट इज कॉल्ड IoT। तो यहां पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली है। IoT के अंदर हम लोग
यूज कर लेंगे हमारी 5G टेक्नोलॉजी का। सेकंड क्या है, दैट इज तुम्हारा एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग दो शब्द है, कंप्यूटिंग और एज मतलब क्या, क्या बोलना चाहता है एज कंप्यूटिंग से? बेसिकली अभी जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम यूज होता है वो क्या होता है कि पहले मैंने डाटा यूज किया, डाटा सर्वर पर जाएगा, सेंटर सर्वर से, वहां से रिसीवर पे जाएगा। तो ये क्या है, लंबा प्रोसेस हो रहा है। एज कंप्यूटिंग के अंदर क्या होगा, डाटा अपना कोई सोर्स स्टेशन या फिर कोई सेंट्रल स्टेशन पर ना जाए, जहां से जनरेट हो रहा है वहीं से सीधा ट्रांसफर इसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। वापस बताता हूं, बोलने का मतलब यह है कि अभी कोई डाटा है, वो पहले जाता है कहां पे, सेंट्रल सर्वर पर, और फिर वो जाता है किस पे, रिसीवर पे। ये तो हुआ नॉर्मल सिस्टम। बट मैं क्या चाहता हूं एज कंप्यूटिंग के अंदर कि जो तुम्हारा डाटा है सीधा कहां से जाए, तुम्हारे सोर्स से सीधा डेस्टिनेशन की तरफ, मतलब तुम्हारे ट्रांसमीटर से डायरेक्ट रिसीवर की तरफ, बीच में कोई मीडिएटर ना हो। दैट इज कॉल्ड तुम्हारा एज कंप्यूटिंग। क्या कहते हैं इसको, एज कंप्यूटिंग। तो यहां पे भी तुमको 5G की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज हमारा नेटवर्क स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब क्या, पिज्जा के स्लाइस देखे आपने, पिज्जा होता है या हम स्मॉल पिज्जा ऑर्डर करते हैं, लार्ज पिज्जा, मीडियम पिज्जा, उसमें स्लाइसिस होते हैं, ठीक है। सेम नेटवर्क को क्या कर दूंगा मैं, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दूंगा। एक नेटवर्क का टुकड़ा एक काम में आएगा, दूसरा नेटवर्क का टुकड़ा दूसरे काम में, तीसरे काम में, चौथे काम में। तो जब मैं नेटवर्क के बाइफरकेट कर देता हूं, कहां यूज कर सकता हूं, ऑटोमेटिक कार्स में यूज कर सकता हूं। सेम नेटवर्क को मैं ऑटोमेटिक कार्स में यूज करूं, सेम नेटवर्क को मैं IoT में यूज करूं, तो मैंने नेटवर्क को क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क स्लाइसिंग। तो तीनों के अंदर अपना क्या होगा, 5G टेक्नोलॉजी का यूज होगा। अच्छा, मैं बार बार बच्चों को डिस्कस करता रहता हूं कि यार बच्चों एक बात बताओ, तो साइंस एंड टेक के क्या होते हैं, उसमें जनरली आंसर तुम्हारा डी ही होता है, चाहे वो मैं यूपीएससी की बात करूं, चाहे वो मैं आपके बीपीएससी की बात करूं। जनरली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप ऑप्शन जो होता है वो डी होता है। रीजन इसका सिंपल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर दिन कुछ क्या हो रहा है, नया इन्वेंट हो रहा है, हर दिन कुछ क्या हो रहा है, न्यू इन्वेंशन हो रहा है। अच्छा, हर दिन कुछ न्यू इन्वेंशन हो रहा है, तो हो सकता है आपको लगे कि यार इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हो रहा है, आपको लगे यार कि नेटवर्क स्लाइसिंग में हो रहा है, पर एज कंप्यूटिंग में 5G का टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता हो, और आप सही भी सोच रहे हो उस टाइम तक नहीं होता हो, पर क्या हो कल पता मालूम चले 2 दिन बाद वहां पे यूज होने लग जाए, तो आपका क्वेश्चन तो आंसर तो गलत हो गया। तो जो आयोग होता है, कमीशन होता है, कभी रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि बच्चा फिर चैलेंज करेगा कि सर जब पेपर दिया था तब तो 2 जगह यूज था। तो आयोग ऐसे जो टेंशन वाले काम है वो करता ही नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, और जो रिक्रूटमेंट है उसमें डिले हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में जनरली जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1 2 3, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, कि अभी नहीं हो रहा तो क्या पता कल हो जाए, क्या पता परसों हो जाए। तो साइंस एंड टेक के आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं यूपीएससी की बात करूं 2022 के अंदर 15 में से 11 क्वेश्चन जो थे उसके अंदर ऑल ऑफ द अबव था। इवन आप इस पेपर में भी देखेंगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, साइंस के नहीं, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है वहां पे तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, और ये पूछता है कि ये कोई क्लोथ के नाम दे रखे, उसके रिगार्डिंग उनका ओरिजिन दे रखा है कि ये कहां से निकलता है। आपने सुना होगा लिनन का कपड़ा होता है, लिनन का कपड़ा होता है। लिनन का कपड़ा कहां से निकलता है, कौन से प्लांट से निकलता है, तो वो निकलता है तुम्हारे फ्लेक्स प्लांट से, या हिंदी में बोले तो सन के पौधे से। फिर आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल हम लगाते हैं, कोकोनट, तो उस कोकोनट ऑयल में देखना नीचे लिखा होगा ओरिजिन फ्रॉम कोयर। तो कोयर जो है या जटा जो है, कोयर है, उससे क्या कहां से निकलता है, वो नारियल के पौधे से। तो कोयर क्या है तुम्हारा, एक फैब्रिक है, कहां से निकल रहा है, कोयर एक फैब्रिक है, कहां से निकल रहा है, कोकोनट प्लांट से निकल रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड तुम्हारा क्या है, मोहेर, कहां से निकल रहा है, अंगोरा गोट से निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, अंगोरा गोट से निकल रहा है। चलो मानते हैं कि आपको चारों ऑप्शन नहीं पता हो, पर आपको 2 तो पता होने चाहिए। चलो 2 भी छोड़ो, आपको पता है कि कोयर कोकोनट से निकलता है, 2 का 1 है। देखो बी के अंदर 1 कहां आ रहा है, सी और डी में आ रहा है, ए रॉन्ग बी रॉन्ग।
ए रॉन्ग और बी रॉन्ग। यहां तो इसका आंसर सी या डी में से होगा। फिर आपने लिनेन के कपड़े के बारे में सुना होगा। लिनेन का कपड़ा कहां से निकलता है? फ्लेक्स प्लांट से निकलता है। तो देखो ए का 2 कहां है, देखोगे आप ए का 2 यहां पर है। जो ये मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें क्या करता हूं, इंटरचेंज करता था जनरली। ए वाले को 2 में कर देगा, बी को 1 में कर देगा, सी को 4 में कर देगा, डी को 3 में। जनरली ये कोई थंब रूल नहीं है, बट मैंने देखा है कि जो एग्जामिनर है जनरली इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको अगर गैस लगाना ही हो तो आप स्मार्ट गैस लगाइए। क्या रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसने कैसे क्वेश्चन पूछे, तब आप एग्जैक्टली उस अपने आंसर पे पहुंच पाएंगे। फेल तो हो ही रहो, अगर तुक्का मारो तो अच्छा तुक्का मारो। वैसे अगर तुम कम अटेम्प्ट करोगे तो चांसेस पेपर नहीं निकलेगा। तो अटेम्प्ट तो मैक्सिमम करना है। अब ऐसा है कि नहीं कि आंख बंद करके जैसे क्रम सब लगा दो, आराम से धैर्य से कैलकुलेटिव गैस करना है, स्मार्ट गैस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हुआ? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा लैंग्वेज के रिगार्डिंग है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर के रिगार्डिंग है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है। 4 लैंग्वेज दे रखी है, कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल एंड जावा। अब आपको पता होगा पाइथन तो आपने लैंग्वेज सुना ही होगा, जावा भी आपने सुना होगा, हो सकता है आपने कोबरा और स्क्वेरल नहीं सुना हो, पर आपको पता है पाइथन और जावा तो लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। तो देखो 2 और 4 कहां पे आ रहा है? 2 यहां पे आ रहा है पर 4 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। यहां पे 4 आ रहा है पर 2 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे 2 आ रहा है पर 4 नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो देखा, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन ऑप्शन डी आ गया। तो आपको अगर 2 ऑप्शन भी पता है तो आप पहुंच सकते हो आंसर पे। ठीक है, और साइंस एंड टेक का क्या है ना कि आप कम एफर्ट डालोगे, आपको आउटपुट ज्यादा अच्छा मिलेगा, रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारा किसके रिगार्डिंग है? चैट जीपीटी के रिगार्डिंग है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हम सब लोग आज अपनी पर्सनल लाइफ में कॉलेज के असाइनमेंट्स के लिए, पढ़ाई करने के लिए चैट जीपीटी का तो यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रिगार्डिंग चैट जीपीटी कि चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो मेनली मेरे को चैट सी का तो फुल फॉर्म पता है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपने सुना होगा ना, चैट जीपीटी का एक तरह का एआई है। एआई क्या है? सीखता रहता है। तो देखो सीखना मतलब ट्रेनिंग, तो इसमें कहीं ट्रेनिंग शब्द है क्या? नहीं, ये लिखा प्री ट्रेंड। प्री ट्रेंड है, हाँ, तो प्री ट्रेंड आपको मिल गया शब्द, आपने डी लगा दिया। वैसे एक्चुअल फुल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर होगा। मैं नेक्स्ट बीच में ब्लैंक पेज ढूंढ रहा था, फिर भी देख ट्राई करते हैं कैसा है सॉल्व करने का। अब चैट जीपीटी को कौन लेके आया है? कौन सी इसकी पेरेंट कंपनी है? दैट इज ओपन एआई। पिछली बार उसने चैट जीपीटी पूछ लिया, अभी 3-4 कंपनियों के नाम लिख देगा और किसने बनाया उसको पूछ लेगा। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ओपन एआई। अच्छा, अपना अपना गूगल किसी को बनाती है क्या? गूगल कोई एआई बनाती है क्या? जी बनाती है। क्या नाम है उसका गूगल वाले का? दैट इज जेमिनी। अच्छा, अपना गूगल का हो गया। ओपन एआई क्या हो गया? एलोन मस्क की एक्स, वो कोई बनाती है क्या? ग्रुक। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कुछ बनाती है क्या? माइक्रोसॉफ्ट को बनाती है क्या? हाँ बनाती है, को पायलट। तो ये कुछ कंपनीज है, उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारे को क्या दिया हुआ है बच्चों? ये दिया हुआ है कंपनी, उसके रिस्पेक्ट में तुमको दिया हुआ है कि उन्होंने कौन सा एआई बनाया। तो पहले वो जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ चुका है, अब ये पूछ सकता है कि कौन सा किसको बनाता है या कौन सी किसकी पेरेंट कंपनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम्हारे केमिस्ट्री से है। ठीक है, जहां पे अपन टेस्ट और ये सब पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है हमारी टंग को टेस्ट नहीं कर पाती या नेचुरल टेस्ट ना हो। हिंदी में उदाहरण के अंदर कौन थे? जीभ के स्वाद नहीं है, जीभ के टेस्ट नहीं है, और 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है,
स्वीट, बिटर, सॉल्ट, स्पाइसी, उमामी, सॉर, ये 5 उसने ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हमारी जीभ को मीठा मालूम चलता है? मालूम चलता है। क्या हमारी जीभ को कड़वा मालूम चलता है? मालूम चलता है। क्या हमारी जीभ को सॉल्टी मालूम चलता है? चलता है। क्या हमारी जीभ को मसालेदार, उमामी हमारे पता चलता है खट्टा? 2 ऑप्शन है इसमें, दैट इज मसालेदार और तीखा। ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे मसालेदार और तीखा, स्पाइसी और पुगमेंट, ये दोनों आपको सिमिलर लग रहे हैं। अरे मसालेदार और तीखा दोनों रिलेटेड लग रहे हैं। आपको जीभ में मीठा महसूस होता है क्योंकि शुगर का कंटेंट होता है। सॉल्टी महसूस होता है क्योंकि NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है, तो महसूस हो जाता है। बट जो स्पाइसी और प्यूगमेंट है, ये 2 ऐसे टेस्ट है बच्चों, ये 2 ऐसे टेस्ट है जो जीभ के अंदर डायरेक्टली इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि भाई जीभ को उसका टेस्ट पता है, नहीं। इसके पीछे रिजाइड जो कारण है दैट इज तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस। क्या कारण है इसके बीच में? टेम्परेचर डिफरेंस। तापमान के कारण हमको मालूम चलता है। स्पाइसी खाने का हमारा जो जीभ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। नेचुरली हमारी जीभ को उनका टेस्ट पता नहीं होता। तो तीखा और मसालेदार, ये 2 ऐसे टेस्ट है जो हमारी जीभ को पता नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? C, 4 और 7। अच्छा, अगला क्वेश्चन कुछ स्पेस मिशन के रिगार्डिंग है और उसने पूछ रखा है, जैसे ने कैसिनी, हाजोस, जूनो, ऑप्टिमस एंड वेरिटोस, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, जो ये कैसिनी दिया हुआ है, कैसिनी हुंगोस, ये दिया आपको यूपीएससी ने 2014 में, यूपीएससी ने 2014 में आपको पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? यूपीएससी ने 2014 में पूछ रखा है तुम्हारा कौन सा? कैसिनी हॉजेस, ये पूछ रखा है। अब ये तो 2022-23 का क्वेश्चन है, 2014 में यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो इनको याद करने का कोई ट्रिक है क्या? अब ऐसे तो लाखों मिशन आते हैं, कौन कौन से पढ़ेंगे, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मिशन है जो हम साइंस एंड टेक में डिस्कस करते हैं। याद करने का सिंपल बहुत तरीका है। जैसे तुम देखो जूनो, जूनो तुम्हारा जेड से जूनो, जेड से जुपिटर, तो बी का 1 याद कर सकते हो तुम। ठीक है, तो देखो बी का 1 कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है। सी और डी में भी दिया हुआ, तो सी तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम देखोगे अपना ये बी का अपना ये हो गया, और कैसे नहीं हो तुम्हारा ये सेट्रम, मान लो सी से वो और एस से वो सेट्रम, तो 1 का 2 कहां दिया हुआ है? ये रहा। तो या तो आंसर होगा तुम्हारा ए, या ए इसका आंसर तुम्हारा, इसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि देखो कैसिनी हॉसेस शनि है, उसके एस से कैसिनी, और मान लो एस से सेट्रम हो रहा। दूसरा तुम्हारा जूनो, जूनो से तुम्हारा होगा जुपिटर। ठीक है, फिर आर्टेमिस तुम्हारा किससे आएगा? आर्टेमिस तुम्हारा आएगा सी का तुम्हारा, दैट इज 4, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू द मून। और तुम्हारा आएगा वेरिटास वीनस से, वी से वेरिटास, वी से वीनस। वापस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कैसिनी किससे रिगार्डिंग होगा तुम्हारा? कैसिनी तुम्हारे रिगार्डिंग होगा तुम्हारे ये सेक्ट्रम से, जे से जूनो, जैसे जुपिटर। ठीक है, और अपना वेरिटास से वीनस, तो v इक्वल टू वी, वेरिटास वीनस। ठीक है, z इक्वल टू z यानी जुपिटर। तो देखो b का 1 कहां पर है? यहां पर, और d का 3 कहां पर है? यहां पर। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन तो बचा है, ए। ये सारे मिशन हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप करंट अफेयर पढ़ो तो देखो कोई ऐसा मिशन है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया हो, उसको आपको करना है। अभी कुछ डिसऑर्डर के रिगार्डिंग, डिसऑर्डर मतलब कोई ऐसा होता है ना कि यार किसी को पानी से डिसऑर्डर होता है, किसी को हाइट से डिसऑर्डर होता है। हम डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर पढ़ते हैं। जैसे पानी वाले को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, अपना ऊंचाई वाले से कहते हैं एक्रोफोबिया। तो सेम वैसे कुछ डिसऑर्डर के रिगार्डिंग है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। हमको ये जरूर देखना है कि कौन से करेक्टली है, कौन से इनकरेक्ट है, ये जरूर हमको देखना है। तो देखते हैं कौन से करेक्टली मैच है, कौन से करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें करेक्टली पूछ रहा है। तो सबसे पहला इसने कह रहा है कि एरोक्सिया, एरोक्सिया किसके रिगार्डिंग है? एरोक्सिया किसके रिगार्डिंग है? एरोक्सिया है बेटा आपके ईटिंग डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग है? ईटिंग डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। और इंसोमिया, इंसोमिया है स्लीपिंग डिसऑर्डर के रिगार्डिंग। मतलब ए का तो ये हो रहा है, बी का ये हो रहा है, तो ये दोनों तो करेक्ट होगा। देखो ऐसा होता है ना, किसी को जो नींद नहीं आती, कहते हैं यार मेरे को भाई नींद नहीं आने की बीमारी है, नींद नहीं आ रहा, तो उसको कहते हैं इंसोमिया। अच्छा, किसी किसी को ऐसा होता है कि
ईटिंग डिसऑर्डर होता है एनोरेक्सिया, उसके अंदर क्या होता है, आदमी को ऐसा लगता है कि मैं खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। कि अगर कोई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो खाते ही मोटे हो जाएंगे, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, तुम्हारे एनोरेक्सिया। किससे, एनोरेक्सिया से। तो ईटिंग डिसऑर्डर तुम्हारा बी हो गया, इंसोम्निया होगा तुम्हारा स्लीपिंग। तो 1 और 2 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा 3 और 4। कैसे होगा देखो, 1 सही है नहीं तो काटो, 2 भी सही नहीं है तो काटो, ऑल ऑफ 2 होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4। जरूरी नहीं हो अब तीसरा और चौथा आपको पता हो, आपको अगर मालूम चल गया पहला और दूसरा गलत है तो आप पहुंच गए। और जनरली मैंने आपको बताया ना, इनमें क्या होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, जनरली ये टेंडेंसी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुक्का बिड़ा के आ जाओ, जब आपको ऐसा लग रहा हो कि अटेम्प्ट करना है और तुक्का बिड़ाना है तो आप ऐसे तुक्का बिड़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन है किसकी रिगार्डिंग, लैब ग्रोन डायमंड के रिगार्डिंग। ऐसा डायमंड जो लैब में बनता हो। बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आपने सुना होगा ना कि यार डायमंड की तरह बनो, डायमंड की तरह। तो मतलब क्या होता है डायमंड की तरह, मतलब डायमंड कैसे बनता है, डायमंड बनता है, डायमंड आपके कार्बन का एक रूप है, अपरूप है, आइसोटोप है कार्बन का। तो डायमंड कैसे बनता है, डायमंड कार्बन को अगर हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर बिलियंस और बिलियन सालों के अंदर रखते हैं तो वो डायमंड बनता है। इसलिए डायमंड काफी यूनिक होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, अब लोगों को डायमंड्स के नेकलेस पहनना बहुत पसंद है, डायमंड्स की ज्वेलरी बहुत पसंद है। अब इंडिया को डायमंड्स क्या करना पड़ रहा है, बाहर से बहुत इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मोदी जी ने 2023 के अंदर, ठीक है, बहुत जोर दिया था सूरत के अंदर, सूरत सिटी के अंदर, कि हमको क्या करना है, लैब ग्रोन डायमंड्स, मतलब ऐसे डायमंड जो नेचुरल नहीं है, लैब में उनको बनाना है, ठीक है। ऐसे डायमंड जो नेचुरल नहीं है बट हमको लैब में बनाना है। ये सेम सारी प्रॉपर्टी जो नेचुरल डायमंड की होती है उससे मैच खाते हैं, पर ये किस में बने होते हैं, लैब में बने होते हैं, जल्दी बन जाते हैं, उनका एक्सपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है सस्ते होते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड में एज हम क्या यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, कोयला होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, डायमंड होता है। तो ग्रेफाइट को एज अपन सीड यूज करते हैं और उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर क्या करते हैं, अपन उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, डायमंड बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एचएमएक्स का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन दे दी। अब सोचो यार किसी चीज का फुल फॉर्म तो एक ही होगा ना, तो यहां पे तुम लॉजिक तो नहीं सकता एचएमएक्स किसी चीज तो इसने 4 ऑप्शन दे दिए। एचएमएक्स फॉर्म देखो, एक ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये इसका क्या होगा कुछ आंसर उसका। अच्छा तुमको एचएमएक्स याद नहीं, तुम्हारा आरडीएक्स तो सुना होगा, आरडीएक्स बम बनाने का काम आता है, उससे भी खतरनाक क्या होता है तुम्हारा, एचएमएक्स होता है। तो एक्स मतलब क्या, मतलब एक्स मतलब तुम्हारा एक्सप्लोसिव, एक्स मतलब क्या तुम्हारा एक्सप्लोसिव, फटने वाला। आरडीएक्स भी बन पड़ते हैं, सेम उसी की तरह क्या होता है तुम्हारा एचएमएक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उस साल का करंट अफेयर है कि टेस्ला ने कौन सा तुम्हारा ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब ऐसा रोबोट जो ह्यूमन की तरह दिखेगा, चलेगा, फिरेगा, बात करेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि विश्व का पहला रोबोट कौन सा था, ह्यूमनॉइड रोबोट, दैट इज सोफिया, कहां था, यूएई के अंदर। तो टेस्ला ने तो बनाया नहीं होगा, टेस्ला तो बाद में आई है। तो टेस्ला ने कौन सा बनाया, दैट इज तुम्हारा ऑप्टिमस। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, ये उस साल का करंट अफेयर था, आज के टाइम में काफी रेलिवेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना या मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 2023 में एक मूवी आई थी, इसका नाम था ओपनहाइमर, याद है सबको आपको, जिसको ऑस्कर में अवार्ड मिला था, ओपनहाइमर वो पर्सन थे जिसने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर बहुत काम किया था, और उनकी मदद से ही क्या बने थे, परमाणु बम बन पाया था, न्यूक्लियर बम बन पाया था, ठीक है। उन्होंने ही न्यूक्लियर एनर्जी को क्या कहा था, और ज्यादा क्या कहता, उजागर किया था। उनकी रिसर्च से ही आज हम न्यूक्लियर प्लांट्स देखते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हैं। तो ये वो एरिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है जहां पे हमने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया था। जूइस थे ये। आप अगर फ्री हो एग्जाम के बाद तो डेफिनेटली आप ओपनहाइमर मूवी देखिए,
आपको समझ में आएगा, वहां पे उस जगह की बात करते ही है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट थोड़ा सा पहले की बात है, जब न्यूक्लियर बम अमेरिका ने कहां गिराया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया था। उसके बाद आता है आपकी फिजिक्स से क्वेश्चन रिगार्डिंग किसके, कॉनकेव मिरर के। किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर के। तो आपको पता होगा कि जब हम लोग लेंस का चैप्टर पर या जब वो ना मिरर या लेंस का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स में मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। अगर आपने मिरर पढ़ लिया तो लेंस इजी है, ठीक है। तो अगर आपको मिरर पढ़ता चल गया तो लेंस में जैसे उसका अपोजिट होता है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। फिर अपन उसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा कहां पर है, कि भाई हमारा प्रोजेक्ट यहां पर है, या फिर यहां पर है, या फिर पॉइंट पे है, या फोकस पे है, या सेंट्रल पे, कहां पे है, अपन वो पढ़ते रहते हैं। ये पूरा डिटेल चैप्टर है। तो बिल्कुल डेप्थ में जाके ना जाके हम बता रहा हूं मैं आपको इसमें पूछ क्या रहा है, इसने पूछा बहुत बेसिक है इसमें। इरेज क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर एक इमेज कॉनकेव मिरर पे है, जो क्या है, रियल है, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। इंपॉर्टेंट शब्द क्या है यहाँ पे, सेम साइज। तो सेम साइज पर तभी बनती है जब वो सेंटर में पड़ी हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी इमेज सेम साइज, आपने पढ़ा होगा कि कुछ इमेज होती है जो डिमिस्ड होती है, धुंधली होती है, कुछ इमेजेस बहुत लार्ज होती है, लार्ज होती है। अब अगर अपन डिटेल में अगर मिरर पढ़ने लग गए, लेंस पढ़ने लग गए, तो आधे घंटा हो जाएगा। तो कोशिश हम ये करेंगे कि आपको ये याद रखना, मिरर में सेंटर में अगर इमेज बन रही है, वो सेम सेंटर बन रही है, इसलिए क्या है, सेम साइज का। या फिर उल्टा, सेम साइज पर कहां बनता है, जब वो सेंटर में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े तो लेंस इजी हो जाएगा। इवन मैं कहता हूं अगर कॉनकेव मिरर आ गया तो कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ जाएगा। अब जब ये दोनों समझ में आ गए तो लेंस हो जाएगा। काफी इजी रहता है। बच्चों को पता नहीं क्यों उस टॉपिक से इतना डर होता है, और काफी बेसिक टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल के रिगार्डिंग। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कि वो क्या करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बच्चों, ये वही है अपनी सोलर प्लेट्स। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, सोलर प्लेट्स देखिए, सोलर प्लेट भी तो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल की बनी होती है। सोलर प्लेट कैसे काम करती है, सनलाइट आई, उसने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रिकल सेल। तो उसका क्या होगा, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कौन करता है। सोचिए थोड़ा सा, बेसिक दिमाग लगाइए। अरे हमारा बल्ब, हमारी ट्यूबलाइट, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हैं, उसको लाइट एनर्जी में करते हैं। तो जो हमारा बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, क्या हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, वो सब ये सब काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से, यूनिवर्स वाले चैप्टर से, ठीक है। ये चैप्टर हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और हमारे साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं। कि अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो पल्सर क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, पल्सर पढ़ा होगा, कॉमेट्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है। क्या है, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। अगला क्वेश्चन है कोविड की वैक्सीन के रिगार्डिंग। उस टाइम कोविड-19 की वैक्सीन और ये सब कोविड वैक्सीन की क्या सही है। तो इसमें क्या कहते हैं हम, याद है आपको, कोवैक्सीन, कोविशील्ड में क्या कहते हैं हम लाइव अटेन्यूएटेड, मतलब ऐसा वायरस जो क्या है, बिल्कुल मरी हुई स्थिति में है, उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। और अगर हमारी बॉडी उस वायरस के रिगार्डिंग रिएक्ट कर गई, उसको मार दिया, तो वैक्सीन सक्सेसफुल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि जिसमें हम लाइव वायरस सारस कोवी-2 वायरस को डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं करवाएंगे, मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑप्शन है सॉल्टेड वाटर, ऑरेंज जूस, लेमन जूस और नन ऑफ द अबव। सॉल्टेड वाटर मतलब NaCl, NaCl मतलब सोडियम में प्लस है, क्लोराइड में नेगेटिव है।
प्लस माइनस आ गया मतलब करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ऑरेंज जूस के अंदर भी क्या होता है, प्लस माइनस रहेगा अपना। लेमन और सॉल्टेड के अंदर सेम कंडीशन रहती है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था। बेसिकली हम डीएनए पढ़ते हैं, आरएनए पढ़ते हैं, तो जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्या है, टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन अंडरगो चेंज इन देयर इनर्शिया। ये हम फिजिक्स के अंदर बार बार पढ़ते रहते हैं टॉपिक्स को, कि जब दो वस्तुओं का जो है द्रव्यमान मासेस क्या हो, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में अपना क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क फॉर प्रोवाइड इम्यूनिटी। वेक्टर वैक्सीन आपको इम्यूनिटी कैसे, एक क्वेश्चन ऑफ वैक्सीन के पहले तो क्या दूसरा क्वेश्चन है, बाय इंट्रोड्यूसिंग द वीकनेस और इनएक्टिव वायरस बाय डायरेक्टली अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पैथोजन ऑफ द बॉडी, नहीं, बाय प्लेसिंग द वायरस इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द, नहीं। इसका आंसर क्या होगा हमारा ए। थोड़ी देर पहले बताया कि हम वीक फॉर्म ऑफ वायरस को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, क्या कहते हैं, वीक फॉर्म ऑफ वायरस को अंदर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहां तो आंसर इसका ए होगा, यहां अपना आंसर सी होगा, ट्रीट करने का आयोग ने। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, कंटिन्यूअसली क्या निकलती रहे, क्रस्ट। आपको पता है पृथ्वी क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, इससे मिलकर बनी। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली क्रस्ट क्या होती रहे, लेयर बाय लेयर होती रहे, ऐड होती रहे। तो हम उसे कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देखते हैं कैसा होता है। इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है और कंटिन्यूअसली क्या निकलता आता है, लावा निकलता रहता है। कंटिन्यूअसली क्या निकलता था, लावा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है, निकलता रहता है। और वो क्या बना रहता है, एक तुम्हारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब अपर लेयर ऑफ द अर्थ, वो फॉर्म होती रहती है। अभी वही कह रहा है, एक थ्योरी जिसके अंदर क्या होता है, अर्थ क्रस्ट क्या है, कांस्टेंट है और उसके नीचे लावा फ्लो कर रहा है, स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मेंटल। क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो मेंटल क्या हो रही है, स्लोली मूव करती है, और क्रस्ट क्या है, स्टैटिक है, कांस्टेंट है। तो ये किसने बताया था, ये बताया तुम्हारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। किसने बताया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने। फिर ये पूछ रहा है एमआरएनए का फुल फॉर्म, क्या पूछ रहा है, एमआरएनए का फुल फॉर्म। उस टाइम एमआरएनए वैक्सीन के रिगार्डिंग बहुत एमआरएनए न्यूज में था, तो उसका फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। आरएनए मतलब एसिड तो होगा, डीएनए आरएनए, न्यूक्लियर एसिड, तो उसको कहते हैं राइबो न्यूक्लियर एसिड। राइबो न्यूक्लियर, चार ऑप्शन में राइबो न्यूक्लियर है। मामला कहां तक गया, एम पे। एम मतलब आरएनए पता होगा ना आपको, पता है एक तरह का मैसेंजर होता है, प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को पहुंचाना, उसको मैसेज कन्वर्ट करना। तो एमआरएनए तुम्हारा मैसेंजर राइबो न्यूक्लियर एसिड फुल फॉर्म। म्यूटेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, मॉडिफाई भी नहीं होगा, निमोनिक भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से एसी करंट को कौन प्रोड्यूस करता है। तो अब याद की आपकी क्लास 10 की साइंस की किताब जिसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर तो क्या करता है, स्टेप हो या स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। तो एसी करंट को प्रोड्यूस कौन करता है, आपका डायनोमो। चॉक कॉइल भी नहीं, चॉक कॉइल आपको याद है कहां यूज होती थी, अपनी पुरानी ट्यूबलाइट्स आती थी वहां पे चॉक कॉइल रहती थी जो वोल्टेज को इंक्रीज करने का काम करती थी। तो चॉक कॉइल भी नहीं होगा, डायनोमो। याद है अपन में कारों के अंदर छोटे जो टॉयज आते थे उसके अंदर डायनोमो लगा रहता था, जो एसी करंट को क्या करता था, प्रोड्यूस करता था। करंट डेंसिटी क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, ठीक है। एक स्केलर मतलब आदिश राशि है, सदिश राशि है या विमाहीन है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका मापक क्या है, मापक मतलब कि मान लो 5 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट है, या करंट छोड़ो, मापक मतलब मान लो 6 किलोमीटर दूरी, 7 किलोमीटर दूरी। तो यूनिट क्या है, कितने किलोमीटर है, कितना उसका एप्टीट्यूड है, उसकी रेंज क्या है, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैग्नीट्यूड की बात हो, परिमाप की बात हो, जैसे बोलूं 70 केजी, 80 केजी, तो केजी क्या है, उसका परिमाप है। अब मैं पर तुमको ये बोल दूं कि 80 केजी मैंने राइट हैंड साइड पे पुश लगाया, या 80 न्यूटन का बल लगाया, या मैं आपको कि मैं 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया या 7 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया,
डायरेक्शन की बात कर दूंगा इसको वेक्टर क्वांटिटी, और जब से मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। जो करंट इंटेंसिटी रहती है, आपको करंट कहां से फ्लो होती है, करंट डेंसिटी जो हमारी क्या हुई, एक तरह वेक्टर क्वांटिटी हुई। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि अपन जब मेडिसिन का बात करते हैं तो मेडिसिन का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होता है, उसके मॉलिक्यूल टारगेट्स, कितने उसमें मॉलिक्यूलर से कि क्या क्या उसकी संरचना है उसके अकॉर्डिंग। हिंदी में बोले तो आणविक लक्ष्य के रिकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई, जैसे अपने पढ़ा होगा ना, मोनोस कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड्स पढ़ते हैं, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ते हैं, ठीक है, पॉलीसेचुरेट पढ़ते हैं, मॉलीसेचुरेट पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर टारगेट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेडिसिन को क्लासिफाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से क्या एक रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। एक है कैटलिस्ट प्रोमीटर, एक होमोजेनियस, एक हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो सब में क्या, यहां पे देखो यहां भी कैटलिस्ट आ रहा है, यहां भी कैटलिस्ट आ रहा है, यहां भी कैटलिस्ट आ रहा है। तीनों मेथड्स क्या होते हैं ना बच्चों, वो रिएक्शंस को फास्ट करने के काम आते हैं, ना कि स्लो। तो नन ऑफ द अबव उसको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा और आगे चलते हैं, यहां पे होमोजेनियस मतलब एक ही मटेरियल का बनाओ, हेट्रोजेनियस मतलब अलग अलग मटेरियल्स का बनाओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, नन ऑफ द अबव। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट नर्व सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या है कि भाई मेरे को सेंसेस हो रहे हैं, आउटपुट क्या है, मैंने उसके अकॉर्डिंग, मुझे गर्म हुआ, मेरी स्किन पे चला, गर्म पानी लगा, तो वो इनपुट था। आउटपुट क्या हुआ, मैंने हाथ पीछे कर लिया। तो इनपुट और आउटपुट एक कैसे मालूम चल रहा है, नर्व्स के अकॉर्डिंग, नर्व्स काम कर रही है। तो इनपुट और आउटपुट नर्व्स कहां मिलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अरे लीवर में क्यों मिलेगी नर्व्स की चीज, या हार्ट में क्यों मिलेगी, कोई लेना देना ही नहीं है उनका। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट में फाइबर यूज होता है वो किस मटेरियल बना होता है, दैट इज तुम्हारा केवलर। और आपने वो मूवी देखी है, कौन सी थी, जिसमें सोल्जर्स की मूवी है बहुत पुरानी, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर सुनील शेट्टी बता रहा होता है कि यार जो ये जैकेट बनाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, जिस फाइबर का बना है वो कौन से है, केवलर। ठीक है, किसका, केवलर का। तो मूवीज भी कभी कभी एग्जाम में काम आ जाती है। मैटर नहीं करता कि आपका आंसर कैसे सही हो रहा है, बस सही होना चाहिए। सोर्स कुछ भी हो सकता है, भले आपकी मूवीज हो सकती है, भले दोस्त का बताया हुआ ज्ञान हो सकता है, भले अखबार हो सकती है, या मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक हो सकता है। तो ये हमने कुछ साइंस के क्वेश्चन देखे 30-35, जिसके अंदर मैं ट्राई करा कि हम उस थीम्स को पकड़े कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने देखा कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में जनरली क्या है, ऑर्डर दबाव आंसर सही है। फिर हमने देखा बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है, मिरर और लेंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर हमने केमिस्ट्री के अंदर एसिड और बेस वाला चैप्टर देखा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि कुछ आईटी के टॉपिक्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। हमने देखा 5G टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आप अगला आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप मेटावर्स पढ़ सकते हैं, AR VR पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो जनरली क्या हो, जिनके अराउंड थीम्स घूमता हो। आईटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आईटी को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो इन 30-32 क्वेश्चन से हमको थीम पकड़ना है बच्चों, कि क्या थीम पूछ रहा है, और उसको हमको बार बार रिवाइज करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना, ये लेक्चर देखना है, कान में ईयरफोन लगाना और सुनना है, कुछ लिखना विखना नहीं है। अपने आप पे ट्रस्ट करना है और फोड़ के आना है पेपर। अपने सोर्सेस को क्या करते रहो, बार पढ़ते रहो। खाना खा रहे हो, बोर हो रहे हो, ये लेक्चर सुन लो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच क्लास। फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास जिसके अंदर और साइंस के क्वेश्चन या फिर ज्योग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।